हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल वर्चुअल कॉमर्स क्लासेस। आप देखने शुरू कर चुके हैं आज का हमारा वीडियो। और हमारे इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो किसी पर्टिकुलर चैप्टर में अलग से नहीं दे रखे होते हैं, बट वो ओवरऑल जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी है उसके अंदर कहीं ना कहीं काम आते रहते हैं। तो आज हम उन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही समझेंगे जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। तो लेट्स बिगिन कि हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे इस कॉन्सेप्ट से कि हमारे टाइप ऑफ गुड्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, वैसे तो हम गुड्स को टाइप में भी दो टाइप में बांट सकते हैं। एक होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स और हमारा प्रोड्यूसर गुड्स, या फिर हम जिसको कैपिटल गुड्स कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है या तो हमारे होंगे फिनिश गुड्स या फिर हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स और क्या होते हैं कैपिटल गुड्स। देखिए, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो हमारा कंज्यूमर अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करता है उसको हमने क्या कहा? कंज्यूमर गुड्स। जैसे हम नॉर्मली कंज्यूमर हैं, हम क्लोथ्स परचेज करते हैं, हम हमारे जो है ईटेबल्स यानी कि जितने भी हमारे चिप्स हो गया या फिर घर का सामान हो गया, राशन हो गया, उसको परचेज करते हैं ताकि हम खुद कंज्यूम कर सकें। ऐसे गुड्स को हमने क्या कहा? कंज्यूमर गुड्स। अब जो हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो चार टाइप के होते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स के बारे में थोड़ा लिख दे रहा। कंज्यूमर गुड्स मतलब गुड्स यूज्ड बाय द कंज्यूमर। ठीक है। अब जो है हमारा कंज्यूमर यूज करता है। अब ड्यूरेशन के बेसिस पर हमने कंज्यूमर गुड्स को चार तरीके के गुड्स में बांटा। सबसे पहला हमने क्या रखा? उसको हमने सबसे पहले नाम दिया, जो हमारे कंज्यूमर गुड्स थे वो थे हमारे सेमी ड्यूरेबल, या फिर सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेबल गुड्स की। राइट, सबसे पहले हैं हमारे ड्यूरेबल गुड्स। अब देखिए, जैसे कि नाम से ही लग रहा है ड्यूरेबल गुड्स, मतलब कि ऐसे गुड्स जो जिनकी थोड़ी ड्यूरेबिलिटी हो। मतलब कि ड्यूरेबल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिनका लाइफ स्पैन जनरली 3 to 4 इयर्स होता है। ऐसे गुड्स जो हम कंज्यूम करते हैं और जिनका लाइफ स्पैन हम 3 से 4 साल मानते हैं, वो हमारे कौन से गुड्स हो गए? वो हमारे हो गए ड्यूरेबल गुड्स। जैसे हमारी आ गई कार, हमारा आ गया फर्नीचर। ठीक है। तो ऐसे गुड्स जिनका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है 3 से 4 साल, वो हमारे हो गए ड्यूरेबल गुड्स। ऑन दी अदर हैंड सेकेंड टाइप ऑफ गुड्स होते हैं हमारे सेमी ड्यूरेबल। अब सेमी ड्यूरेबल कौन से हो गए? देखिए, ड्यूरेबल कौन से थे? जो जिनका लाइफ स्पैन थोड़ा ज्यादा हो, जैसे 3 से 4 साल, मैंने कहा 5 साल हो गया, हमारा कार हो गया, फर्नीचर हो गया। अब सेमी ड्यूरेबल वो गुड्स होते हैं जिनका लाइफ स्पैन इतना ज्यादा तो नहीं होता है बट इतना कम भी नहीं होता है। मतलब हम लाइफ स्पैन मान सकते हैं 1 से 2 साल, मैक्सिमम 3 साल, मतलब 1 to 2 इयर्स। ठीक है। अब 1 to 2 इयर्स वाले कौन कौन से हो गए? हमारे जैसे कि कपड़े होते हैं, मतलब हमने कोई एक शर्ट खरीद के लाए, इस सीजन पहन लिया, अगले सीजन गर्मियों का सीजन आया, हाफ शर्ट थी, फिर से पहन ली। अब उससे ज्यादा तो नहीं पहन पाओगे ना। तो वही है हमारी सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जैसे हमारे हो गए क्लोथ्स। उसके बाद हमारे तीसरे टाइप के जो गुड्स आते हैं वो आते हैं हमारे वो गुड्स जिनको हम एक बार में ही कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब जो हमारे होते हैं नॉन ड्यूरेबल। जैसे जिनका लाइफ स्पैन होता ही नहीं है, मतलब वन टाइम सिंगल टाइम यूज वाले जो गुड्स होते हैं उसको हम कैटेगरी में रखते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स की। जैसे जितने भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं, आप बाजार गए, बाजार से एक चिप्स का पैकेट लेकर आए, एक बार खाया, खत्म बात। वही क्या हो गए? हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गए। तो जैसे हमारे हो गए, इसमें आते हैं फूड आइटम्स, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं ईटेबल्स। अब फोर्थ कैटेगरी है हमारी, आखिरी कैटेगरी, जो है हमारे नॉन मटेरियल गुड्स, मतलब कि नॉन मटेरियल। अब नॉन मटेरियल कौन से गुड्स होते हैं? कि नॉन मटेरियल वो गुड्स होते हैं जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। उनको हम जनरली दूसरे नाम से जानते हैं, जो कि हमारा होता है सर्विसेज। अब सर्विसेज के अंदर कौन से गुड्स आते हैं? मैंने कहा वो गुड्स जो नॉन मटेरियल होते हैं, मतलब कि जिनका एक अपने आप में फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। जैसे हमारे गुड्स हो गए
जैसे एक सर्विस हो गई इंश्योरेंस सर्विस, राइट। एक कंपनी थी, कंपनी ने अपने क्लाइंट को इंश्योरेंस कवर दिया कि अगर आपको लॉस हो जाता है तो उनके लॉस की भरपाई मैं करूंगी, वो कंपनी कहती है मैं करूंगी वो भरपाई। तो उसके अंदर कोई उन्होंने मटेरियल तो प्रोवाइड नहीं करा ना, कोई गुड तो प्रोवाइड नहीं करे। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, नॉन मटेरियल गुड्स, या फिर हमारी सर्विसेज, या फिर जो मैं आपको अभी एक कोचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, जो ट्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, या फिर इंफॉर्मेशन जो भी आप कह लीजिए, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके का नॉन मटेरियल हो जाएगा, मतलब कि जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, जब आप बाल कटवाने जाते हो, जब एक बार्बर के पास आप जाते हो एक सैलून में, तो उसके अंदर आप जो है कोई गुड्स, आप जो पैसे दे रहे हो, बदले में जो बार्बर हैं, बार्बर आपको तो कुछ जो वो नहीं दे रहे हैं ना, गुड्स आइटम्स नहीं दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके हेयर की कटिंग कर रहे हैं। तो वही सब क्या हो गया हमारा नॉन मटेरियल गुड्स। जैसे मैंने कहा, आ गई इसके अंदर इंश्योरेंस, बैंकिंग, या फिर जैसे मैंने कहा हमारा एजुकेशन और कटिंग, जो भी आप लिखना चाहें, लिस्ट बहुत लंबी बन सकती है सब तरीके के गुड्स की। तो ये हमारे होगा 4 टाइप के गुड्स। अब बात करते हैं हमारे कैपिटल गुड्स की। देखिए, कंज्यूमर गुड्स मैंने क्या कहा था, जो हमारा कंज्यूमर यूज करता है, हम लोग नॉर्मल कंज्यूमर। अब कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं किसी सोसाइटी में जो हमारा प्रोड्यूसर यूज करता है, मतलब कि जो जिससे हम दोबारा कोई ना कोई चीज बना सकें, वो हमारे क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स, जिसको हम नॉर्मल टर्म्स में कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल और सबसे मेन एग्जाम्पल यही है, प्लांट एंड मशीनरी। अब कौन से आ गए इसके अंदर, प्लांट एंड मशीनरी आ गया। अब जब प्लांट एंड मशीनरी आ गया, तो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर हम वो चीजें रखते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है और हमारा प्रोड्यूसर यूज करता है। मतलब कि कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन ही वही होती है, द गुड्स विच आर यूज्ड फर्दर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड दे आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर यूज करता है, एक तो प्रोड्यूसर ने यूज करा, और दूसरी बात क्या आ गई हमारी, प्रोड्यूसर के अलावा उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब हाई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब थोड़ा हम कैपिटल गुड्स को और ज्यादा डिस्कस करते हैं। देखिए, कैपिटल गुड्स में मैंने क्या कहा, प्लांट एंड मशीनरी आती है, या फिर वो आइटम्स आते हैं, वो गुड्स आते हैं जिनकी कॉस्ट हाई होती है और उनको प्रोड्यूसर यूज करता है इन द फर्दर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब मतलब प्रोड्यूसर जितने भी गुड्स खरीदता है, सबके सब कैपिटल गुड्स के अंदर नहीं आ सकते हैं। तभी कई बार एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आर ऑल कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है, या फिर ऑल सॉरी ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है। दोनों में से एक स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है, ये पूछा जाता है। देखिए, अब जरा इस पर डिस्कशन करते हैं। मैंने दो स्टेटमेंट कहे, मतलब पहला, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, और दूसरा कहा, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। अब दोनों में से कौन सा सही है, बताइए। पहले आप थोड़ा वीडियो पॉज करिए, खुद सोचिए इस बारे में कि कौन सा सही है। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसका आंसर क्या है। देखिए, पहले कहा ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब कि अगर एक ग्राफ के थ्रू समझाऊं, तो एक डायग्राम के थ्रू, तो अगर ये हमारे कैपिटल गुड्स हैं तो ये प्रोड्यूसर गुड्स हैं। ये स्टेटमेंट का मतलब ये है। ठीक है, मतलब कि जितने भी हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं
वो तो होते ही हैं और उसी के अंदर प्रोड्यूसर गुड्स आते हैं। या फिर ये हमारा प्रोड्यूसर गुड्स है और उसके अंदर आते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। अब द क्वेश्चन इज विच वेन डायग्राम इज ट्रू। तो देखिए प्रोड्यूसर गुड्स का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो गुड्स विच आर बॉट बाय द प्रोड्यूसर। अब हमारा प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ प्लांट मशीनरी नहीं खरीदता है ना, हमारा प्रोड्यूसर प्लांट और मशीनरी के साथ साथ खरीदता है अपना रॉ मटेरियल तो खरीदेगा ना वो, और भी चीजें खरीदता है, राइट। तो वो सब प्रोड्यूसर गुड के अंदर आते हैं और प्रोड्यूसर गुड्स की ही एक कैटेगरी है कैपिटल गुड्स, मतलब कि वो गुड्स जो एक से ज्यादा साल तक के लिए चलते हैं और वो गुड्स जिनके अंदर हाई कैपिटल इन्वेस्ट होती है, हाई जो है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसी वजह से हमारे वो गुड्स तो कैपिटल गुड्स हो गए, ठीक है। इसी वजह से ये वाला वेन डायग्राम सही है, मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। ये वाली स्टेटमेंट सही है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है अपने आप में। आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के गुड्स के ऊपर जो हमारे हैं। एक तो होते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स और एक होते हैं हमारे फिनिश्ड गुड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन जो हमारे गुड्स का करा गया है। एक होते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स, दूसरे होते हैं फिनिश्ड गुड्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। देखिए इंटरमीडिएट गुड्स को पहले डिस्कस करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारे अभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज करे जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करे जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए, एक रिटेलर था, एक पहले फैक्ट्री थी, ठीक है। ये एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री ने कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करे। मान लीजिए ये जो मार्कर है, इसी मार्कर की फैक्ट्री थी और उसने क्या करे, कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करे। अब गुड्स मैन्युफैक्चर करे, कुछ मार्कर मैन्युफैक्चर करे और वो मार्कर सबसे पहले मान लीजिए उसने बेचे होलसेलर को, ठीक है। अब वही होलसेलर ने आगे बेचे एक और रिटेलर को, और उस रिटेलर ने आगे बेचे मेरे को, मतलब एक कंज्यूमर को, ठीक है। ये चेन समझ में आ रही होगी। अब ये फैक्ट्री, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। सबसे पहली बात जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या है। देखिए बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि जब तक गुड्स के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। और यहां से हमारी एक और बात निकल कर आती है कि इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। सिर्फ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोडक्शन के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है आती है सिर्फ और सिर्फ, मतलब कि जैसे ये कंपनी है, जिस भी कंपनी ने ये मार्कर बनाया है, फैक्ट्री मतलब कि उसने जब जो है प्लास्टिक गलाया, प्लास्टिक की फॉर्म चेंज करी, फोम की फॉर्म चेंज करी और उसका इंक डालकर जब एक पेन बनाया तो जो है मार्कर बनाया, वहीं तक मैन्युफैक्चरिंग हुई है, मतलब वहीं तक प्रोडक्शन हुआ है। मतलब कि जो होलसेलर के पास सामान गया, होलसेलर से रिटेलर के पास सामान गया, तो उसके अंदर प्रोडक्शन नहीं हुआ है। ये आप थोड़ा गलत सोच रहे हैं। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब होता है वैल्यू एडिशन। मतलब कि अगर फैक्ट्री ओनर ने जो पेन बनाया 6 रुपीज का बनाया, मान लीजिए कॉस्ट उनकी 6 रुपीज की आई, उन्होंने इसके अंदर 2 रुपए ऐड करके 8 रुपीज का आगे होलसेलर को बेचा। 8 रुपीज के अंदर होलसेलर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन मान लीजिए 10 रुपीज तो बहुत हो गया, मान लीजिए 2 रुपीज ऐड करके इसके अंदर +2 करा उन्होंने और 10 रुपीज का बेच दिया। अब 10 रुपीज के अंदर जो रिटेलर के पास आया, रिटेलर के पास 10 रुपीज की कॉस्ट आ गई और रिटेलर ने अपना 5 रुपीज का प्रॉफिट लेकर 15 रुपीज का मेरे को बेच दिया, राइट। तो हर किसी ने, यहां से फैक्ट्री ओनर ने, होलसेलर ने और रिटेलर ने, तीनों ने अपने काम करे हैं, तीनों ने अपना प्रोडक्शन करा है सिर्फ और सिर्फ इस लाइन पर आकर। जब रिटेलर से कंज्यूमर के पास जो है गुड्स पास ऑन हुए, यहां पर ये आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन हो गया, क्योंकि जब कंज्यूमर के पास आया, कंज्यूमर ने उसके अंदर फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं करा है। तो इसीलिए हमारे जो रिटेलर तक जो गुड्स आए, यहां तक हम क्या मानेंगे कि यहां तक दे आर स्टिल इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, एंड आफ्टर दिस
when they have reached the final consumer to whom it must have been reached, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अब ये वाली बात क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहां तक, इस लाइन तक, इससे पहले इट वॉज इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यहां तक वो इंटरमीडिएट गुड्स था। जैसे ही उसने ये लक्ष्मण रेखा पार करी, ये वाली लक्ष्मण रेखा जैसे ही पार करेगा हमारा गुड, वो इंटरमीडिएट से एक फिनिश्ड गुड बन गया। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, विच आर इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये सब बाउंड्री लाइन है, ठीक है, ये सब प्रोडक्शन है, और जैसे ही इसके पार गया वो हो गया आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो एक डेफिनेशन लिख लेते हैं दोनों की, कि इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं गुड्स विच आर इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, और फिनिश्ड गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा होता है विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके अंदर और समझते हैं कि कई बार क्या होता है, एक गुड एक पर्सन के लिए इंटरमीडिएट होता है, एंड द सेम गुड फ्रॉम द सेम पर्सन, मतलब एक ही आदमी ने एक ही गुड बेचा, तब भी वो दूसरे के लिए वो फिनिश गुड हो सकता है। मतलब सेम गुड एक ही आदमी ने बेचा, दो लोगों को बेचा, तो उन लोग के लिए एक गुड फिनिश हो सकता है, एक गुड इंटरमीडिएट हो सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से, एक कहानी से समझिए। देखिए, आप सुबह सुबह उठे, सुबह सुबह उठने के बाद आपको लगी थी भूख, आपने मम्मी से कहा मम्मी मेरे को भूख लगी है, तो मम्मी ने कहा ठीक है पुत्र, आपके लिए बना देंगे बढ़िया बढ़िया छोले भटूरे, आप जो है बस जाओ बाहर से मैदा लेकर आ जाओ। आप गए, ठीक है, मैदा लेकर आ गए, आपकी मम्मी ने बनाया और आपने चटकारे लेके खा लिए। ठीक है, अब सेम दुकान से, सेम दुकान से एक बेकरी वाले अंकल ने वही मैदा खरीदी, वही वैसी मैदा खरीदी, और अपनी बेकरी पे ले जाकर उसका केक बनाया, केक बनाकर फिर बेच दिया। मतलब जो मैदा हो गई, जो मैदा हो गई, वो आपके लिए, क्योंकि आपने उसके लिए छोले भटूरे बनाए थे फिर खाया था, आपने उसको फर्दर सेल आउट नहीं करा था, आपके लिए वो हो गई फिनिश्ड गुड। एंड द सेम फ्लोर, द सेम मैदा विल बी एन इंटरमीडिएट गुड्स फॉर दैट बेकरी वाले अंकल। तो मतलब कि व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज ऑफ गुड। व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज ऑफ गुड्स, मतलब कि आप आखिरी में कौन उसको यूज कर रहा है वो डिपेंड करता है, और उसी के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करा जाएगा कि वो गुड हमारा फिनिश्ड है कि हमारा इंटरमीडिएट है। आई होप अब बात समझ में आ गई होगी कि हमारे इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं, और अभी जैसे हमने पीछे डिस्कस करा था हमारे कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, और हमारे प्रोड्यूसर, हमारे कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, और कैसे कैसे उसका कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा जब खर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है, हम एक कंज्यूमर की बात कर रहा हूं मैं अभी, तो जब एक कंज्यूमर खर्चा करता है तो वो खर्चा सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करता है, तो वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं होता है। उसके खर्चे को हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, जब हम कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कंज्यूमर गुड्स के जब हम खर्चा करते हैं उसको हमने कह दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बट हमारा जो प्रोड्यूसर है वो इंटरमीडिएट गुड्स जो भी हमने पढ़े थे, या फिर हमारे जो उसके कैपिटल गुड्स होते हैं उसके ऊपर जब खर्चा करता है तो उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, कि इट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है, द
एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोड्यूसर। ठीक है, मतलब कि जब हमारे प्रोड्यूसर ने खर्चा करा तो उसको हमने कह दिया इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि हमारा प्रोड्यूसर दो टाइप के खर्चे करता है, एक खर्चे करता है वो ऐसे जो उसको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देते हैं, और दूसरे वो खर्चे करता है ऐसे जो उसको शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट देते हैं। जैसे उसने खरीद ली प्लांट और मशीनरी, जो हमने कैपिटल गुड्स खरीद पड़े थे वो खरीद लिए उसने, तो वो हो गया हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और दूसरा हमारा उसने खरीद लिया उसका स्टॉक, रॉ मटेरियल खरीद लिया उसने, जो बाकी हमारा बाकी बचे हुए प्रोड्यूसर गुड्स का जो पार्ट था जो मैंने डिस्कस करा था, तो वो हमारा क्या हो गया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल गुड्स, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है हमारा, मतलब इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेंट्री। ठीक है, अब हमको ये पता लगाना है कि साल भर के अंदर इन्वेंट्री के ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट करा है, तो उसके लिए हम लोग जो है चेंज निकालते हैं कि इन्वेंट्री के अंदर कितना चेंज हुआ है, और चेंज इन इन्वेंट्री का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब चेंज इन इन्वेंट्री बराबर होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक के, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला क्यों बताया गया है। अभी जब आगे की वीडियोस आएंगी और उन वीडियोस के अंदर जब हम नेशनल इनकम चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो उस चैप्टर के अंदर इस वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, तो और आपको तब समझ में आएगा कि ये सब क्यों बताया गया था कि चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। एंड फर्दर इफ वी विल गो ऑन, तो हमको ये भी पता चलेगा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट के नाम से नहीं मिलता है। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होता है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। और जो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जैसे हमने कहा इन्वेस्टमेंट दो टाइप का है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसीलिए जब हम टर्म यूज करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसके अंदर भी दो टाइप आ जाते हैं हमारे। पहला टाइप हमारा आ जाता है यही फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और जो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है उसके लिए तो वर्ड नॉर्मली ये चेंज इन स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री या चेंज इन स्टॉक ही यूज होता है, या फिर हम इसको ये भी कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आई होप अब क्लियर हो गया होगा इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। अब जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल होता है, हमने क्या कहा, जो हमारी कैपिटल एसेट्स होती हैं उसके अंदर आता है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है उसके अंदर जब कैपिटल एसेट्स आती हैं, तो ये वाली बात हमको जानना जरूरी है कि कैपिटल एसेट्स के अंदर जो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स के अंदर हमारा एक पार्ट होता है जिसको हम लोग जानते हैं डेप्रिसिएशन के नाम से। ठीक है, और डेप्रिसिएशन जैसे बहुत से बच्चे कॉमर्स वाले होंगे जिनके पास अकाउंटेंसी है उन लोग को पता होगा, बट ह्यूमैनिटी साइड वाले जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है वो थोड़ा डेप्रिसिएशन से थोड़ा जो है इंट्रोडक्शन नहीं हुआ होगा उनका, तो बता दे रहे डेप्रिसिएशन क्या होता है। देखिए जब आप कोई सी एसेट यूज करते हो, फिक्स्ड एसेट्स नॉर्मली मतलब एक ऐसी एसेट जिसकी लाइफ एक साल से ज्यादा है, तो यूज करते टाइम उसकी जो लाइफ होती है उस लाइफ के अंदर उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, और जो वैल्यू के अंदर रिडक्शन होता है उस वैल्यू के रिडक्शन को ही हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है जो हम कैपिटल फॉर्मेशन देखते हैं,
तो उसके अंदर दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कैपिटल फॉर्मेशन के। एक आ जाता है हमारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और एक आ जाता है नेट कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब जब हम नेट की बात करते हैं, नेट कैपिटल फॉर्मेशन की, तो उसके अंदर हम लोग डेप्रिसिएशन का पार्ट, हमारे कैपिटल फॉर्मेशन जो हमने इस साल करा है, पिछले साल जो हमारी मशीनरी थी उसके अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, उसको हम माइनस कर देते हैं, तभी ये फॉर्मेट आता है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन का। मतलब दो कॉन्सेप्ट आ गए हमारे, एक आ गया ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सीएफ लिख दे रहा, और एक आता है हमारा नेट कैपिटल फॉर्मेशन। अब अगर हमको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन से नेट कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ जाना है, तो हम ये डेप्रिसिएशन को ही माइनस कर देते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमको नेट कैपिटल फॉर्मेशन से वापस आना है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ, तो हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर देते हैं। ठीक है, और अगर किसी को याद करना है तो इन सीडीओ से याद कर सकता है कि ये हमारा ग्रॉस है, ये हमारा नेट है, और अगर आपको ग्रॉस से नेट पर जाना है और बीच में आपको डेप्रिसिएशन है आपका, तो अगर आपको ग्रॉस से नेट पर, नेट से ग्रॉस पर जाना है, तो आपको डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। मतलब, और जब ग्रॉस से नेट पर आना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। ये चार्ट, ये जो हमारे फ्लो चार्ट है, अभी 3 फ्लो चार्ट और आएंगे आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये फ्लो चार्ट हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे नेशनल इनकम चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आपको ये फ्लो चार्ट्स याद नहीं होते हैं तो आप जो है नेशनल इनकम का पूरा कॉन्सेप्ट कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अभी आप इतना समझ लीजिए, ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में और समझ में आएगा इसके लिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट। कि हमारे दो कॉन्सेप्ट हैं, हमारे स्टॉक का और हमारा फ्लो का, जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं। छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक के अंदर कुछ नहीं बचा है। अब हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट को, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, ये इकोनॉमिक्स के बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, बस आप इसको 2 पॉइंट से याद कर लीजिए। देखिए, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन की एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो हमारा है स्टॉक कॉन्सेप्ट। मतलब मैंने क्या कहा, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। अब मतलब अगर मैंने कहा कि इस समय आपकी जेब में कितने पैसे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, मैंने कहा इस समय आपके पास जो है, मतलब आप इस समय टाइम कितना हो रहा है, फिर से अगेन पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। और एक और हमारा होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका मतलब क्या है कि पीरियड ऑफ टाइम का मतलब, देखिए, आपसे कहा गया कि एक साल के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर आपने अपने पापा मम्मी से कितनी पॉकेट मनी ली, जो आपकी छोटी मोटी इनकम जो भी होती है, तो वही आपकी पॉकेट मनी, तो वही हो गया एक फ्लो कॉन्सेप्ट की एक पीरियड ऑफ टाइम। तो इन दो कॉन्सेप्ट में बस आपको इतना ही याद करना है कि स्टॉक अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कहा जाता है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम स्टॉक को कहते हैं, और जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तब हम उसको कहते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि स्टॉक और फ्लो क्या होता है, हमारे टाइप्स ऑफ गुड्स कौन कौन से होते हैं, और हमारे इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं, और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में फर्क किस चीज का होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा जो जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करे हैं। और आगे आने वाले टाइम में हम इसी
जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के आगे आने वाले कॉन्सेप्ट, जैसे हमारे 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है, इंटरसेक्टोरल फ्लो है, और जितने भी आगे आगे टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को तो क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आप वो मिस नहीं कर सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड विद द चैनल।